तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या शुरू करने से पहले हम लोग अभी जो है देखने वाला है क्लास 9 का जो वास्तविक संख्या से हम लोग सीख चुके हैं, पहले उसको रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद जो है जो 10th का हो पाएगा हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो क्लास 9th में हम लोग जो कुछ भी पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो पहला नंबर है हम लोग का प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि उसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और उसको संकेत में हम लोग एन लिखते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होता है इसमें, यानी कि प्राकृत संख्या हम लोग जो गिनती करते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या मतलब जिसको हम लोग इसे हम लोग बोल सकते हैं गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसको हम लोग नेचुरल नंबर को इंग्लिश में हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, वो जो तो है ये प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से ये अनंत तक जाएगा, इस तरह से ये अनंत तक जाएगा जिसको हम लोग गिन के ख़त्म में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अनंत को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक होता है और पूर्ण संख्या में क्या होता है, इसमें केवल 0 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि प्राकृत संख्या को ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं अगर उसमें हम लोग 0 लगा दें इस तरह से। ठीक है, प्राकृत संख्या में ही अगर हम लोग 0 लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे इसमें 1 0 1 2 3 4 ये भी सेम उसी तरह अनंत तक जाएगा। ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों सेम है, पूर्ण संख्या में केवल 0 ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग पूर्णांक में। पूर्णांक को हम लोग जेड से लिखते हैं और पूर्णांक में क्या होता है, जैसे इधर हम लोग अनंत से शुरू करेंगे या फिर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं 1 से, 1 2 3 4 इधर अनंत तक जाएगा। ठीक है, पूर्णांक में पूर्णांक जो है वो 2 तरह का होता है। एक तो हम लोग जो अभी लिखे ये होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ऐसे है, धनात्मक पूर्णांक ऐसे लिखते धनात्मक पूर्णांक, कंफ्यूज हो जाता है कभी बार। चलो उसके बाद यहाँ देखो इधर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब 0 से छोटा जो प्राकृतिक संख्या है उसी को हम लोग माइनस में लिखेंगे, 2 3 इस तरह से अनंत तक जाएगा, माइनस अनंत तक। ठीक है, माइनस में होगा। तो इधर से 0 से छोटा जितनी संख्या होंगे उन सबको बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। ठीक है, इसमें भी मूर्धन्य होता है ना, सही है। धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक नहीं लिख पाते, इसमें 9 ही होता है। ठीक है, चलो फिर मिटा दिए। और ये जो 0 है ना, याद रखना कि 0 जो है वो धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है, लेकिन वो है प्राकृतिक पूर्ण संख्या। उसको प्राकृत संख्या भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसको बोलेंगे केवल पूर्ण संख्या। और धनात्मक पूर्णांक भी नहीं है और ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं है। ठीक है, इतना तो हम लोग जो है 9th क्लास में देख चुके थे। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। हम लोग परिमेय संख्या भी 9th क्लास में देखे थे। ठीक है, परिमेय संख्या हम लोग 9th क्लास में क्या देखे थे, वैसे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखा हो। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे बहुत से संख्या लिखा हुआ रहता है और बहुत से लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। जैसे अब इसमें क्या होगा, जैसे p/q के रूप में वो लिख सकते हैं, फिर लिखा हुआ है, तो जहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक बात ये है कि p तथा q दोनों ही क्या होगा, दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है,
परिमेय संख्या वैसे संख्याओं को कहते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं, जहाँ पर क्यू 0 के बराबर नहीं होगा और जहाँ पी और क्यू दोनों धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है। अब उसका विपरीत अपरिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं और उसी के विपरीत है ये अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वैसे संख्या होंगे जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ नहीं रहता है, या फिर हम लोग डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं जो परिमेय संख्या नहीं है। जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पी जो संख्या पी बाई क्यू के रूप में न लिखा हो। ठीक है, जो पी बाई क्यू के रूप में न लिखा हो, या फिर जो परिमेय संख्या नहीं है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या। देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है ना, इसको जो है हम लोग और भी बहुत ही बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं, जो कि हम लोग का वास्तविक संख्या में आगे मिलेगा। ठीक है, तो उसको अभी रखते हैं और भी इसमें आप देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, ये जो वास्तविक संख्या है इसके लिए जगह नहीं छोड़े हैं लिखने के लिए। वास्तविक संख्या यानी कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और यानी कि इसको हम लोग इसे अगर कर देंगे, जोड़ देंगे, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों जब आपस में मिल जाएंगे ना, तो क्या मिलेगा हम लोग को, वास्तविक संख्या मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या होता है। जैसे अगर हम लोग संख्या की बात करेंगे, हम लोग अब तक जितने संख्या पढ़ेंगे, मैं भी पढ़ रहे हैं, एक क्लास से लेकर बचपन से लेकर अब तक जितना संख्या पढ़े हैं सब के सब वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, जितनी संख्या हम लोग अब तक देखे हैं सब क्या होगा, क्या है, मतलब कि वास्तविक संख्याएं हैं। और इसके अलावा भी कोई ऐसा संख्या हो सकता है, थोड़ा सोच के बताओ, क्या ऐसा कोई संख्या हो सकता है जो वास्तविक हो ही नहीं, या फिर ऐसा कोई संख्या देखा है तुम लोग, देखा है? नहीं। देखो वास्तविक संख्या के अलावा भी और भी कोई संख्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहाँ चला गया, इतना दूर चलो। ठीक है, तो वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ेंगे, और अगर हम लोग काल्पनिक संख्या पढ़ना चाहेंगे तो हम लोग को और भी आगे, जैसे ये 12th क्लास में पढ़ना होगा, 12th क्लास 11th क्लास। ठीक है, तब हम लोग को एक काल्पनिक संख्या क्या होता है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसे बोल सकते हैं। चलो, तो ये हो गया हम लोग का वास्तविक संख्या। ठीक है, अगर ऐसे हम लोग अगर बोलेंगे कि संख्या जो संख्या है, तो ये इस तरह से ये दो तरह का हो गया। दो तरह का बोलो तो क्या, एक वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। ठीक है, और हम लोग अब तक पढ़ के आए हैं वास्तविक संख्याओं को, और हम लोग अभी इसको देखने भी नहीं वाले हैं, मैट्रिक में इसमें मिलेगा नहीं ये। चलो, तो आगे हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या होता है बताओ, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। देखो अभाज्य, जो 2 से भाग न लगे उसको विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या भी हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। देखो वो भी देख लेते हैं। सम संख्या एक होता है, एक होता है विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो,
विभाजित हो और विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विभाजित हो। जैसे सम संख्या का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से, ठीक है, अनंत तक जाएगा। और विषम संख्या का हम लोग बात करेंगे तो 1, 2, 3 नहीं 1, 2 कहाँ से आएगा, 3, 5, ठीक है, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ये सब जो है सब क्या हो जाएंगे, विषम संख्या हो जाएंगे। और जो 2 से भाग लगेगा वो हो जाएगा सम संख्या। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या वो से संख्या होते हैं जो खुद को छोड़कर, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं टेढ़ा आदमी तो किसी का बात नहीं सुनेगा, बस अपना मर्जी जो करना है खुद से करेगा। वो किसी और को मतलब काम बताएगा लेकिन खुद नहीं करेगा। कोई ऐसा आदमी होता है ना। तो नंबर में भी ऐसा कुछ है जो खुद कुछ नहीं कर, खुद मतलब कि वो काम करेगा, ये बताएगा लेकिन खुद नहीं करेगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं 2, ठीक है, 5 कहाँ, 3 कहाँ चला गया, 3 भी होगा, 3, 7, 5 फिर छोड़ दिए, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। हाँ, तो ये संख्या जो है, ये संख्या है किसी से भाग नहीं लगेगा खुद को छोड़कर, ठीक है। वो केवल 2 से भाग लगेगा और 1 से, और किसी से भाग नहीं लगने वाला है। देख लो, इनमें से कोई भी संख्या भाग लगेगा खुद को छोड़कर और 1 को छोड़कर नहीं लगने वाला है। तो ऐसे संख्या जो किसी से भाग नहीं लगता है लेकिन ये भाग देता है दूसरे को, जैसे 7 14 को भाग देगा, 21 को भाग देगा, ठीक है, लेकिन वो खुद भाग लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो और इसका तो है ना इंग्लिश नाम भी याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इसका विपरीत है भाज्य संख्या। अब ये भाज्य संख्या क्या होगा, जो अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। भाज्य संख्या, अब बताओ इसमें क्या एक भाज्य संख्या होगा? हाँ, तो इसमें जो है ना एक बात और भी ध्यान रखना कि जो एक है, एक न तो ये अभाज्य है और एक न ही भाज्य है, ठीक है। एक अभाज्य भी नहीं है और भाज्य भी नहीं है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है भाज्य संख्या। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, क्योंकि एक तो है ही नहीं, 2 और 3 तो हो गया अभाज्य। तो उसके बाद आता है 4। तो हम लोग 4 से शुरू करेंगे, 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस तरह से अनंत तक जाएगा। इस तरह से ये भी जाएगा अनंत तक, ठीक है। 21 भी लगता है ना, जैसे बताओ 29, आगे 29, 31, उसके बाद 41, 43, 47, 53, ये सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं होंगे, ठीक है। चलो तुम लोग अगर इसको कॉपी करना चाहो तो कर लो। उसके बाद हम लोग फिर आगे देखने वाले हैं 2-4 संख्या। जैसे इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये सह अभाज्य, हाँ सह अभाज्य लिख दिए। चलो इसको तुम लोग नोट कर लो। उसके बाद जो है हम लोग फिर से देखेंगे सहभाज्य जगह है देखने के लिए। चलो पहले इसको कॉपी कर लो, उसके बाद देखते हैं। चलो अब देखते हैं इसका, किसका, ये सह अभाज्य, ठीक है। सह अभाज्य संख्या,
क्या फिर से लिखे अभाज्य, अभाज्य थोड़ी होता है, सभाज्य संख्या। यहाँ देखो हम लोग अभाज्य संख्या को क्या लिखते थे, उसको हम लोग इंग्लिश में क्या लिखे थे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और भाज्य संख्या को हम लोग लिखते हैं कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, लास्ट में ये होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। और सह अभाज्य को हम लोग इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम, ठीक है। चलो, ये सह अभाज्य क्या होता है। अच्छा, तुम लोग को लॉ निकलना तो नहीं आता होगा, आता है। लॉ का मतलब क्या होता है, एलसीएम। अच्छा, लॉ का पूरा नाम क्या है, हिंदी से पहले बताओ ना, हम तो एलसीएम का नहीं पूछे ना, हम लॉ का पूछे। लघु उत्तम समावर्तय, ठीक है। वर्तक बोलेगा तो फिर वो गुणनखंड हो जाएगा। वर्तक का मतलब होता है, देखो जो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है ना, वर्तक, वर्तक अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड। और अपवर्तय अगर रहता है, अपवर्तय रहेगा तो इसका मतलब होता है गुणन, ठीक है। तो इसमें लॉसों में क्या है, वो तो गुणन होता है ना, मल्टीपल है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं LCM, तब ना मल्टीपल होगा। चलो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सह अभाज्य संख्या क्या है ये समझने से पहले हम लोग को लॉसो यानी कि LCM निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये निकालना नहीं आता है तो हमें सह अभाज्य संख्या समझ में नहीं आएगा, वो गलत बात है, समझा देंगे फिर से, फिर भी। चलो, यानी कि ऐसे दो संख्या, मतलब दो या दो से अधिक संख्या हो सकता है, ठीक है। ऐसे संख्याओं का समूह बोल सकते हैं जिनका लॉसो हमेशा एक हो, जिनका लॉसो हमेशा एक हो। जैसे यहाँ पर हम अगर 2 और 3 लेंगे, इनका मौसम निकालो, मौसम। अच्छा, लॉसो की बात कर रहे थे क्या, अरे लॉसो तो कभी एक होगा ही नहीं, मौसो ना हमको लिखना था, HCF करना था, मेरा दिमाग में HCF था, लेकिन हम बोल रहे थे और लिख रहे थे LCM, ठीक है। तो उसको बोलते हैं HCF, HCF, ठीक है। जैसे 2 और 3 का मौसम निकालो, कितना निकलेगा, किसी से भाग जाएगा क्या ये, देखो मौसम हम लोग 2 विधि से निकालते हैं। वैसे जो हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं, हम लोग कैसे भाग विधि से निकालते थे और एक गुणनखंड विधि से निकालते थे। तो यहाँ पर हम लोग दोनों विधि से निकालेंगे तो एक ही आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन है नहीं, कुछ भी कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस दोनों का जो है ना क्या निकलेगा, HCF एक निकलेगा। तो इसलिए दोनों संख्या क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। अच्छा, तुम लोग आप यहाँ पर इसे ले लो, 15 ले लो और 16 ले लो। 15 का हम लोग अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएगा, 15 का गुणनखंड 3 गुना 5 आएगा, 5 × 15। और 16 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, सही है। देखो इसमें कुछ भी कॉमन है जो दोनों में हो, इसमें 2 है, ऊपर तो 2 है नहीं, नीचे 5 और 3 नहीं है। तो इसलिए इसका भी मौसम कितना होगा, 15 और 16 का मौसम 1 हो गया। हाँ, तो इसलिए दोनों जो है ना, ये दोनों संख्या आपस में क्या होगा, सह अभाज्य संख्याएं होंगे, ठीक है। एक साथ हम लोग 3 संख्या भी ले सकते हैं। चलो 11 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं। तीनों का मौसम कितना निकलेगा, तीनों का मौसम 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये तीनों संख्या आपस में क्या होंगे,
सह अभाज्य संख्या, मतलब कि अकेले कोई संख्या सह अभाज्य नहीं हो सकता है, ठीक है। कम से कम 2 संख्या चाहिए, कम से कम 2 संख्या होंगे तभी वो संख्या क्या हो सकता है, सह अभाज्य हो सकता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा बहुत क्लास 10th का, उसके बाद हम लोग कल से शुरू करेंगे